किसी भी रिलेशनशिप में अगर गलतियाँ हो रही है और अगर आप उसे सहते चले जाएं तो ज़रूरत से ज़्यादा सह लेना भी उस रिलेशनशिप को बहुत बुरा बना देता है, और एक पॉइंट पर आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है कि मैंने पहले कोई डिसीजन क्यों नहीं ले लिया, मैंने क्यों इस इंसान को इतना माफ़ कर दिया। एज अ एक्सपर्ट मैंने एक बात समझी कि 100 इज़ अ मिथ। वो सिर्फ उस ग्लोरियस फेज में दिखता है। दरअसल दुनिया में हर रिलेशनशिप 50 से 70 में ही है जो चल रहा है, और रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप को 50 से भी कम रेट कर रहे हो तो फिर शायद वो रिलेशन आपके लिए नहीं है। फिर आप सोच सकते हो वहाँ से कि मुझे यहाँ रहना है या बाहर जाना है। पिछले वही 2-3 डिकेड्स में इंसान ज़्यादा स्मार्ट हुआ है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उससे दुनिया भर का ज्ञान आया है, उसके पास पूरा ग्लोबल लेवल का एक्सेस है। आज इतने पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इंटरनेट है पूरे 24 घंटा हमारे हाथ में, हमको सब कुछ पता है। और इन्हीं 2-3 डिकेड्स में ही रिलेशनशिप की क्वालिटी बर्बाद हुई है। इसका मतलब ये कि इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप से लेना देना तो कतई नहीं है। राइट। सपोज कोई हो गया है, उसका ब्रेकअप हो गया है, तो आजकल तो इतने सारे रेगुलरली होते रहते हैं। सो हाउ दैट पर्सन कैन कम आउट ऑफ इट, उससे अगर उसे बाहर आना हो, और वो जो रिबाउंड की मिस्टेक्स होती हैं कई लोग की, जस्ट दे इमीडिएटली स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर पर्सन, और फिर वो ओवरलुक कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें और फिर अगेन वापस ब्रेकअप में जाते हैं। कई लोगों में ये पैटर्न बना रहता है कि आपके सर्कल में भी आपने शायद कईयों को देखा होगा कि दे जस्ट कीप गेटिंग इन रिलेशनशिप, और एक टाइम पीरियड भी ज़्यादातर कई बार फिक्स रहता है कि इतने समय रिश्ता चलाएगा, फिर ब्रेकअप होगा, फिर रिश्ता, फिर ब्रेकअप होगा। सो हाउ टू हैंडल दैट रिबाउंड टेंडेंसीज, और हाउ टू हैंडल द ब्रेकअप दैट दे गो थ्रू? सर एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो ये कि जैसे एक छोटा बच्चा रहता है जो 8-10 महीने या साल 2 साल का है। मान लीजिए वो यहाँ से चल के जा रहा है और वहाँ पर एक सीढ़ी है, और हमें लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा उधर जाएगा तो वहाँ से गिर सकता है, तो हम उसे यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं कि यार उधर नहीं जाना है, गिर जाएगा। पर उस बच्चे को नहीं पता है कि गिरना क्या होता है, तो वो तो जा ही रहा है। हम लास्ट मोमेंट पे जाके उसको रोक लेते हैं। राइट। अब हमने उसको गिरने से बचा लिया, तो क्या वो ज़िंदगी में कभी सीढ़ी से गिरेगा नहीं? कभी तो ऐसा होगा कि आप नहीं होंगे आसपास, या आपने ध्यान नहीं दिया और वो कहीं जाके गिर गया, और आप उसे कह रहे हैं मैंने कहा था ना गिर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा यहाँ से कहीं जा रहा है और आपने कहा उधर नहीं जाना, गिर जाएगा, तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया गिरना क्या होता है। राइट। मान लीजिए वो ये बात मानने से इनकार कर दे कि गिरना क्या होता है, तो फिर वो दोबारा गिरेगा कि नहीं? वो 10 बार गिरेगा। यस। तो ईश्वर ने हमको मैच्योर बनाने के या सिखाने के जो तरीके बनाए हैं वो फेलियर्स के थ्रू ही बनाए हैं। इसका आज तक कोई इन्वेंशन नहीं हुई कि बच्चा गिरे बिना ये सीख जाए कि गिरना क्या होता है। तो जब फेलियर से हमको सीखना ही है तो रिलेशनशिप में भी सीखना चाहिए। वहाँ पर भी जब हमारा ब्रेकअप हुआ है तो हमें कुछ चीज़ें सीखना चाहिए, वो सीख कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। लोग सीखने से इनकार कर देते हैं। कैसे सीख सकते हैं? क्या कोई जर्नलिंग करें, कुछ लिखें, कुछ रिफ्लेक्ट करें अपने रिश्तों में? हाँ डेफिनेटली, खुद को बैठकर थोड़ा कोई देखने सोलो की ट्रिप पे जाए, क्या कर सकता है? एक्शन क्या ले सकता है? सर एनालाइज करना होता है, खुद की कमियों को निकालने के लिए थोड़ा ईमानदार भी खुद के साथ बनना होता है, 2-4 लोगों से जाके बात भी करनी होती है, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही कि हाँ मेरे बिहेवियर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक भी किया जाना चाहिए। पर हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हिंदी फिल्मों का जो इफेक्ट है। तो हिंदी फिल्मों ने क्या कर दिया है कि एक्सेप्ट मी एज आई एम। तो इंसान इस बीमारी को लेकर ही घूम रहा है, वो खुद नहीं चेंज होना चाहता, वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले। अब अगर उस ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया और ब्रेकअप हो गया तो वो दूसरा ऐसा ढूंढ रहा है जो मुझे एक्सेप्ट कर ले, पर मैं नहीं बदलूंगा। पर राइट। तो हम ये पहली बात तो ये कह किसने दिया कि आप बहुत परफेक्ट हो या आप बहुत अच्छे हो? क्या आप में इतने गट से कि आप अपने बॉस को जाकर कह दो कि एक्सेप्ट मी एज आई एम? क्या आप दुनिया के किसी इंटरव्यू में ऐसा जाके बोलते हो? नहीं, वहाँ आप कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हो, सीखते हो, वहाँ पे आप लर्न करते रहते हो, क्योंकि वहाँ पर आप मानते हैं कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है और मैं और बेहतर हो सकता हूँ। तो रिलेशनशिप में हम बेहतर क्यों नहीं हो सकते? वहाँ पर भी अपग्रेड होना चाहिए, पर वहाँ पर एक्सेप्ट मी एज आई एम चलता रहता है ज़िंदगी भर। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो 10 बार रिलेशन ब्रेकअप होंगे और 10 बार बनेंगे और इस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो नहीं, वो तो नोट सीखना डाउन नहीं पड़ेंगे। कर रहा, पेन डाउन नहीं कर रहा, बदलाव नहीं ला रहा है, और कई बार वो पूरा ब्लेम सामने वाले पे ही डाल देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार। ये भी बिहेवियर होता है, ये भी नेचर है। और अब क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही है तो रिलेशनशिप कोचेज़ या हम जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है।
हम लोगों को बिठा के बस यही समझा देते हैं। बीइंग अ कोच हम किसी के लिए जाकर किसी से बात तो करते नहीं। अगर कोई कह दे कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कह दिया तो मैं तो जाऊँगा नहीं उसके पास बात करने, मैं तो इसे ही बिठा के समझाने वाला हूँ। तो हम लोगों के एटीट्यूड को ही चेंज कर रहे हैं बस, कि उनको जो प्रॉब्लम बड़ी दिख रही है वो थोड़ी उसे छोटी लगने लगे और वो आगे बढ़ सके। तो एटीट्यूड अगर चेंज करना है तो या तो आप मेरी मदद से कर लो या खुद से ही कर लो। खुद का तो एक ये भी एक है ना कि रिलेशनशिप को तो ऐसा मान लिया हमने कि मतलब ये तो कोई स्किल ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आर्ट और स्किल दोनों है और लर्नेबल है अगर सीखा जाए तो। मैं अभी अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात कर रहा था कि आपको तैरना सीखना है तो आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, आपको बाइक चलानी है क्लासेस, गाड़ी चलानी है, एरोप्लेन चलाना है। तो जब एक रिश्ता व्हीकल, रिलेशनशिप भी एक व्हीकल ही है जिसे आपको ज़िंदगी भर चलाना है, राइट? तो उसमें क्यों नहीं लर्निंग ली जाए? आपके पास में क्या रेफरेंस है आपके पास में कि आप एक बैचलर थे, आप एक बेटे थे, आप एक बेटी थी, राइट? अब सडन सी आपका एक रोल चेंज हो गया समाज में, आप एक पति पत्नी हो गए। तुम्हें पति बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पत्नी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अब इन दोनों को साथ में एक नया रिश्ता इवॉल्व करना है, साथ में जीना है 24 घंटे, और कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी ना इसको बचपन में सिखाया गया। एकमात्र रेफरेंस, जो ट्रू रेफरेंस उसके पास में है, वो है अपने माता पिता का। बाकी तो किसी भी रिश्ते को वो गहराई में जाना ही नहीं है। आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, वो सब तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में है। जो हर समय आपके साथ में वो तो आपके माता पिता हैं। उनका भी रिश्ता आपने कब से देखना चालू किया? जब वो 30-35 साल के जब हो गए होंगे शायद, जब आपकी समझ बनी तब तक वो 30-32 के, और आजकल तो लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे करते हैं। तो यानी कि जो वो पहले 10 साल होते हैं रिश्ते के, जो पहले 10 ईयर्स होते हैं, वो उसका तो कोई अनुभव ही नहीं है किसी भी तरीके से। So what's your take on this, that how important it is to include it in education system, और maybe थोड़ा कम समय से, स्पेशली जब टीनेज में आने लगे तब से ही एक कुछ थोड़ा कंपलसरी एजुकेशन टाइप कुछ होना चाहिए इसके बारे में समझ देने के लिए? एक चीज़ जो मुझे हमेशा से लगती है वो ये कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात है, क्योंकि इंसान जब रिलेशनशिप में जाता है तो वहाँ पर भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो सारी सेंटिमेंट से जुड़ी हुई दिक्कतें होती हैं। अब सेंटिमेंट्स को हैंडल करने की अगर काबिलियत ही उस इंसान के अंदर डाल दी जाए तो शायद वो परिस्थितियों को बेहतर टैकल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसे बुरे लोग नहीं मिलेंगे या ब्रेकअप नहीं होंगे जी, पर उसकी संभावना बढ़ जाएगी कि वो ज़्यादा अच्छा टैकल करेगा, या कुछ बुरा भी हुआ तो उसे कोप अप करके आगे बढ़ जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हमको हमारे एजुकेशन का पार्ट तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि आज तक कोई, मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं कि नर्सरी से लगा के यूजी पीजी तक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कहीं एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है और ये करने से आपकी ज़िंदगी की ये डायमेंशन जो है वो सुधार या बिगड़ सकते हैं। ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने MBA किया है, मैंने मार्केटिंग से भी किया है, HR से ड्यूल स्पेशलाइजेशन था। अब एक मार्केटिंग का स्टूडेंट तैयार किया जा रहा है जिस कॉलेज में, वहाँ पर भी आप उसको इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बना रहे, जबकि उसको जाकर सेल्स करनी है, उसको फेलियर ही टैकल करना है दिन भर, उसको जाके लोगों की ना ही सुननी है। हम उसे ये नहीं सिखा रहे कि जब वो ना सुनोगे और जब आपका जो मोरल डाउन होगा या जब बुरा लगेगा या रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो वो ही चीज़ काम आएगी, ना कि आपकी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपको सिर्फ ये बता सकती है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे कैसे पिच करना है इस इंसान के सामने, ये आपकी समझदारी हो सकती है। बट जब वो मना कर देगा तो उस प्रतिक्रिया को कैसे टैकल करना है उसमें इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं करने वाला है। right. और जब 10 लोग मना कर देंगे तो 11वें के पास जाने के लिए भी इंटेलिजेंस काम नहीं आने वाला है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को तो हमको किसी भी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में एम्बेड करना ही चाहिए, जितना ज़्यादा हम इसको डाल सके उतना होना चाहिए। तो यहाँ IQ की आपने बात करी कि सिर्फ इंटेलेक्ट से नहीं होगा, तो सबसे हाई IQ वाले 2 लोग मुझे दिमाग में आ रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, ठीक है? और दोनों की ही शादी टूटी थी और दूसरी शादी करनी पड़ी थी। बिल्कुल। इनफैक्ट आइंस्टाइन का तो इतना आयरनी भी है कि जो नोबेल प्राइज़ का पैसा था उसी से उन्होंने अपनी जो डाइवर्स की एलुमनाई होती है वो पे की थी। सो यानी कि IQ से तो आप रिश्ता नहीं चला सकते, EQ तो डेवलप आपको करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सर ये है कि पिछले वही 2-3 डिकेड्स में इंसान ज़्यादा स्मार्ट हुआ है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उससे दुनिया भर का ज्ञान आया है, उसके पास पूरा ग्लोबल लेवल का एक्सेस है। आज इतने पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इंटरनेट है पूरे 24 घंटा हमारे हाथ में, हमको सब कुछ पता है। और इन्हीं
दो तीन डिकेड्स में ही रिलेशनशिप की क्वालिटी बर्बाद हुई है। इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप से लेना देना तो कतई नहीं है। राइट अगर ऐसा होता तो हम आज ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप्स चला रहे होते। राइट और जो वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर और ज़्यादा लोग पहले से एजुकेटेड हैं और ज़्यादा वो लोग पहले से ग्रूम्ड हैं, तो हमसे और ज़्यादा पहले से वो स्मार्ट रहे हैं। वहाँ पर भी रिलेशनशिप बर्बाद है। यानी कि रिलेशनशिप्स का और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। कई बार मैं अपने इवेंट्स में या लोगों से जब बात कर रहा होता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि एक कपल के बीच में ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति काउंसलिंग लेना चाहता है और दूसरा कह रहा है कि यार ये मुझे कैसे सिखाएगा, मैं तुम्हारे साथ 10 साल से रह रहा हूँ, क्या मुझे वो बताएगा कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे रहना है? यस तो उसके बीच में वही ईगो आ रहा है कि मैं तो इतना स्मार्ट और समझदार हूँ कि मुझे आप क्या सिखा दोगे, जबकि यहाँ पे आपकी समझदारी का काम ही नहीं है। राइट आपकी इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं है इंटेलिजेंस का रोल ही नहीं, तो फिर आप ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होने देते राइट कि आपको मेरे पास आना पड़ता। रातों रात नहीं पैदा होती है, ये लंबे समय हाँ। तक बिल्ट हुई है। आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। बिल्कुल। कई बार एक पार्टनर है जो कि काउंसलिंग लेना चाहता है, दूसरा नहीं लेना चाहता है। तो और बेसिकली क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि कपल्स आपके पास में लेकर के आते हैं? 2 या 3 ऐसी जो बार बार कोई रिपीटिंग पैटर्न है कि जो बार बार आता हो सामने? ट्रस्ट इश्यूज़ वाले मामले बहुत ज़्यादा आते हैं और बिहेवियरल इश्यूज़, ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा आती है कि पर्टिकुलर के सामने वाले के चाल चलन में या उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे व्यक्ति को लगातार इरिटेट कर रही है या उसे ठीक नहीं लग रही, और उसकी वजह से अब क्योंकि जो बिहेवियरल स्टफ़ है वो बहुत रिपीटेटिव होता है, वो दिन में 10 बार हो रहा होता है, चाहे छोटी सी बात हो, तो वो एक टाइम के बाद बहुत बड़ा बन जाता है। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बिहेवियर में, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ के, अगर घर के अंदर ये चीज़ जो है ये इसमें आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए उसने यही कह दिया और दूसरा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर बहुत कैजुअल है कि पढ़ा रहने दो यार, ठीक है चलेगा। अब सिर्फ ये इतनी सी बात ही जब रोज़ होने लगती है ना तो वो बड़ी भारी बन जाती है। हाँ, वो कई बार कि ये चीज़ यहाँ से उठाई तो यहीं रखनी है। हाँ। कई बार इतने बेसिक चीज़ों पे भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब देखिए ये इस बात में अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। आप तो क्या जानते ही होंगे कि पर्सनालिटी टाइप्स है, तो एक मेलनकोली व्यक्ति है तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, एम्बिशियस है, वो बहुत व्यवस्थित रहना पसंद करता है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा कूल एंड काम रहना पसंद करता है। यानी कि वो ट्रैवल भी कर रहा है, उसका बैग सिस्टमेटिक अरेंज रहेगा, वो 1-2 दिन पहले ही पैकिंग कर लेगा, वो टिकट्स, होटल, ये वो सारी व्यवस्थाएं पहले से कर लेगा। उसे लास्ट मोमेंट पे कुछ भी करना पसंद नहीं है, उसे सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए। और एक सैंग्विन इंसान है। सैंग्विन जो है ये बहुत अस्त व्यस्त है, ये लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें ढूंढ रहा है, इसे कुछ पता नहीं होता इसने अपनी कार की चाबी कहाँ रखी है वो भी 5 मिनट ढूंढता रहेगा। ये ऐसा इंसान होता है। ये अभी बोल रहा है कि मुझे 6 महीने में ये चीज़ करनी है और 6 दिन बाद ही भूल जाता है कि मैंने ऐसा सोचा भी था 6 दिन पहले। बहुत जल्दी किसी का भी दोस्त बन जाता है, बहुत मस्तीखोर होता है, फन लविंग होता है, दिल का बहुत साफ होता है, ऐसा इंसान है। अब पर्सनालिटी के तौर पर आप देखेंगे तो दोनों ही लोग गलत नहीं है, दोनों ही बहुत खूबसूरत लोग हैं। पर अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो इन लोगों की कभी नहीं बनेगी, ये ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। क्योंकि एक मेलनकोली को पसंद ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति का रहन सहन ही मुझे तो पसंद नहीं है, राइट इसकी चीज़ें ही कभी ठीक है, हम दिन भर घर ही जमाते रहें बस इनका। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो, पढ़ा रहे ना तो यार कर लेंगे, ईजी सब हो जाएगा। वो कह रहा है कि कल सुबह निकलना है तो रात में भी पैकिंग हो सकती है, जो सैंग्विन है। और मेलनकोली कह रहा है कि तुम लास्ट मोमेंट पे क्यों करते हो, ये इस पर झगड़ जाएंगे लोग। तो 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनके ट्रेड्स नहीं मिलते, जब ये लोग भी साथ में आते हैं तो कई बार झगड़ा होने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भारतीय व्यवस्था है उसमें इसको कुंडली बोलते हैं, कुंडली नहीं मिलना, है ना। कि अगर आपने लव मैरिज किया है तो आपको ट्रेड्स पता है एक दूसरे के, तो ठीक है, यू कैन गो विद इट। बट 2 लोग जब अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है, तो चलो इनके स्टार्स और इन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लेते हैं कि इनका चाल चलन व्यवहार कैसा है, तो वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो जब कह रहे हैं कि कुंडली नहीं मिल रही, मतलब ये लोग इन्हीं चीज़ों पे लड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि किसी का जाके कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा राइट तो अब क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बड़ा इशू हो जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि जब 2 लोग आके मेरे सामने भी बैठे होते हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लगता है कि यार दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि एक इंसान के तौर पे दोनों बड़े अच्छे लोग हैं, बट दोनों को एक दूसरे के साथ चल नहीं पाता है। तो ये बिहेवियरल इशू जो है ये बहुत मेजर है। तो इसमें रोल अडेप्टेबिलिटी का कितना रोल आ जाता है कि the person has to develop an adaptability and flexibility in order to cope up with the जब मैं personality? कहता हूँ कि कपल एजुकेशन की ज़रूरत बढ़ रही है तो ये कपल एजुकेशन का हिस्सा है। मैं अपने इवेंट्स में बताता हूँ कि ये पर्सनालिटी टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसमें लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, ये उनका कोर होता है। तो इंसान थोड़ा बहुत आपके हिसाब से ढल जाएगा पर उसका कोर नहीं बदलेगा, एंड में जाके तो वो सैंग्विन ही हो जाएगा।
तो अगर आपको इतना पता लग जाए कि मैं मेलनकोली पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया वही है, तो आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और उसे ये पता लग जाए कि अगर कोई सैंग्विन है तो वो भी यही सोच रहा है कि काश तुम उसके जैसे हो जाते। यहाँ बात सही और गलत की है ही नहीं, बात यह है कि दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अब साथ में रहना है, तो आपको एक दूसरे को बदलने की जो ख्वाहिश है वो कम कर देनी चाहिए और एक दूसरे को उसके तौर तरीकों को अपना लेना चाहिए। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट जो है उसकी गुंजाइश हमेशा होती है और वो होने भी चाहिए। तो भी देखिए ना, कितनी छोटी सी चीज़ है जो हम लोगों को सिखाते हैं, पर वो कई बार बड़ा इम्पैक्ट ले आती है उन लोगों की लाइफ में कि हाँ यार ये बात तो पता ही नहीं थी, हमको ऐसा लग रहा था कि इंसान बदल क्यों नहीं सकता, बदल क्यों नहीं सकता, बदल क्यों नहीं सकता। क्योंकि मेलनकोली को तो यही लगेगा ना कि यार हम कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, इसको व्यवस्थित रहने की ही तो बात कर रहे हैं। और उसका बिलीफ भी होता है ना अपनी पर्सनालिटी के अराउंड, इंसान को लगता है कि यही सही तरीका है, यही सही तरीका है कि व्यवस्थित रहना सबसे अच्छा तरीका होता है, तो वो उसे सिखाने में ही ज़िंदगी निकाल देगा। अगर वो इतनी सी बात जो हमने पिछले 2-3 मिनट में की, वो अगर उसे कोई जाके बता दे तो उसकी ज़िंदगी भर के एफर्ट जो है थोड़े से कम हो जाएंगे, टेंशन कम हो जाएगी। एक कंपैशन भी डेवलप होता है ना कि आप जब अपने आपसी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, सो यू आर मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स देयर बिहेवियर। हाँ, कंपैशनेट भी होते हैं, पेशेंस भी डेवलप होता है। तो जैसा मैंने कहा कि जब हम ज़्यादा सोशलाइज होते हैं और चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, तो हम इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट भी होते हैं। हम एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसका रहन सहन हमको पसंद नहीं है, पर अब क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है तो उसके साथ वैसा ही रहना है, और हम ये भी जानते हैं कि ही सैंग्विन, तो हमने चला लिया कि ठीक है, इट्स ओके। तो वहाँ से आप में वो एटीट्यूड डेवलप होता है कि यार लोगों की पर्सनालिटी टाइप्स होती है। तो ये 2 ही टाइप हैं या और भी टाइप हैं? ऐसे 4 मेजर टाइप होते हैं और फिर कुछ सब टाइप्स होते हैं, ऐसे करके 6-7 तो टाइप्स 2 होते और हैं। कौन से हैं जो बाकी के 2 हैं? एक कॉलरिक होता है, एक फ्लैग्मेटिक होता है। जैसे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंट्रोवर्ट, बोलते ही नहीं है, ऐसे जैसे हमारी लैंग्वेज में, इंदौरी लैंग्वेज में कहते हैं घुनने से होते हैं, है ना, जिनके बारे में समझ में ही नहीं आती इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर स्केप्टिकल होता है। तो स्केप्टिकल मतलब ऐसा नहीं कि वो आप पे शक कर रहे हैं, पर उनका बिहेवियर ही यही रहता है। उनको अगर आप कह दोगे कि भैया यहाँ से उठ के यहाँ पर जाना, क्यों? ठीक है। अगर उसकी वाइफ उसको बोल देगी कि मैं साड़ी की जगह सूट पहन लूँ क्या, क्यों? तो उसकी वाइफ को लग सकता है कि यार मेरा हस्बैंड जो है वो हमेशा स्केप्टिकल बिहेव करता है, जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगी बाहर जाके। ठीक है, जबकि उसका नेचर है वैसा, वो पैदा ही ऐसे ही हुआ है। नहीं, वो मतलब कंपल्सिवनेस है, मतलब आज कि मैं ये ना बना कि ये बना लूँ क्या, क्यों भाई? उसका रिएक्शन देने का तरीका ही वही है। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स, इनके बारे में लोग थोड़ा सीख लें तो बहुत ईजी हो सकता है। और ना सिर्फ ये रिलेशनशिप में, पर ये तो हमारी सोशल लाइफ या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है कि हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं तो वी कैन बिल्ड अ बेटर टीम। हम ज़्यादा अच्छे लीडर बन सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा करीबी से जान सकते हैं, तो उनके पैटर्न्स हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। मेरा कोई एम्प्लॉय है जो मुझे समझ में आ गया कि सैंग्विन है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वही करेगा जो करना है, और वो क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है। तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मेरी तरफ से आ जाएगी कि यार अगर ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं है तो चला लो, इंसान अच्छा है पर काम पूरा करता है, पर इसकी पर्सनालिटी इसको ऐसे ही बना के रखती है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा आता है ट्रस्ट का, आपने कहा कि ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट इन व्हाट सेंस? लाइक ट्रस्ट इस सेंस में कि जैसे जैसे मैंने कहा कि लोगों के पास एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि हम अपने आसपास रिश्तों को ज़्यादा टूटते हुए देख रहे हैं। 10 में से 8 रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ब्रेकअप्स की वजह जब लोग जानते हैं तो हाँ वो उससे बात कर रही थी, वो उससे कर रहा था, वो वहाँ पकड़ में आ गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो जब ये सब चीज़ें ही हम आसपास देख रहे हैं और यही सब सुन रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी अपने रिलेशनशिप को लेके भी क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि यार अपन भी के अंधेरे में तो नहीं है, ऐसा कुछ अपने साथ भी तो नहीं चल रहा है जो अपने को पता ना हो। तो फिर हम उठ पटांग से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, हम थोड़ा सा उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हम थोड़ा पता लगा लेना चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो सही है या कुछ गलत नहीं कर रहा, सोशल मीडिया चेक करना, हाँ ये सब चीज़ें होने लगती है। तो इसकी वजह से पासवर्ड एक्सचेंज करना और ये सब कुछ, तो इसकी वजह से वो इश्यूज़ खड़े होने लगते हैं और वो कई बार बहुत बड़े बन जाते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ जो है कुछ बार तो जेन्युइन होते हैं कि सच में सामने वाला गलत कर रहा है, और कई बार वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें ऐसी है जो किसी के दिमाग में अगर एक बार घर कर जाए तो उसे मिटाना बहुत, ये एक सिंड्रोम है जिसे हटा पाना बहुत टफ है। तो क्या स्ट्रेटजीज लोग यूज़ कर लें जो इससे, जो बहुत सारे लोग एक ट्रस्ट इशू से अगर गुजरते हैं और अपने रिश्ते पे या पार्टनर पे बार बार डाउट करते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर सकते हैं टू, एक तो ऑफ कोर्स दे टेक हेल्प और प्रोफेशनल हेल्प तो वो लें, उसके अलावा और क्या क्या करें कि जिससे पहले तो रिकग्नाइज कर सकें कि ये
रियल चीज़ है जिसकी वजह से मुझे डाउट आ रहा है रिश्ते पे, या फिर जस्ट मेरी खुद की इनसिक्योरिटी है जो मैं अपने रिश्ते पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? इसके भी दो पहलू है। पहला तो ये कि जब भी इंसान कहीं कुछ नया शुरू कर देता है बाहर, तो उसके बिहेवियर में कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके ड्रेसिंग सेंस में, उसके रहन सहन में, उसके बिहेवियर में, राइट। है ना। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार इंसान जब बाहर गलत कर रहा होता है तो अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। वो अपने गिल्ट को कम करने के लिए या उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। तो ऐसे कई सारे छोटे मोटे पैटर्न्स हैं जो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, या ऐसा कोई बिहेवियर आपने अभी पिछले कुछ टाइम में चेंजेस देखे हैं जो सालों में कभी नहीं था, और अब आजकल थोड़ा वो ज़्यादा वेल ग्रूम्ड रहते हैं, ज़्यादा व्यवस्थित रहते हैं, ज़्यादा टाइम से निकलते हैं घर, कभी लेट नहीं होते, या ऐसा कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। तो ये एक बात हुई। दूसरा ये कि भरोसे से दुनिया चल रही है तो आपको भी भरोसा करना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि एंड में वही आ जाती है सारी चीज़ें कि जिस दिन सच में अगर सामने आके खड़ी हो गई चीज़ें कि हाँ कुछ गलत है, उस दिन हमको जो डिसीजन लेना होगा या जो करना होगा वो हम करेंगे। पर अगर इस थॉट को अगर हम अपने मन में लेके चल रहे हैं और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सच में सब अच्छा होते हुए भी सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। तो बस भरोसा रखो ऊपर वाले पे, खुद पे, और चले दो। कहते हैं ना कि आई गिव यू माई 100% ट्रस्ट अंटिल यू ब्रेक इट। हाँ बिल्कुल, हाँ यही होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। वरना तो डाउट विल मेक योर रिलेशनशिप वेरी टॉक्सिक। हर समय वो टॉक्सिसिटी रहेगी, नहीं भी होगा तो खराब कर देगी। हाँ, उससे ओवर थिंकिंग और उससे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को एक बार, क्योंकि वन क्वेश्चन इज फॉलोड बाय अनदर क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि ऐसा है, फिर उसको फिगर आउट करते करते दूसरा क्वेश्चन, तो अच्छा ये इसलिए तो नहीं जल्दी गए थे, अच्छा ये वैसा तो इसलिए तो नहीं इन्होंने जॉब चेंज करने की बात की थी। ऐसे करते करते इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते कि बस आप ही सोच रहे हो, सामने वाले को पता नहीं लगने, तो आपके बिहेवियर में सब कुछ आ जाएगा। तो वो अच्छी खासी चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द लाइक वही एक अल्टीमेट चीज़ है जो आप कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होता है। हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, हर रिलेशनशिप में रोना धोना, नाराज़ होना, मिसकम्युनिकेशन, ये सब होता ही है। ग्लोरियस फेज में नहीं होता है तो बाद में होता है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मेच्योर रिलेशनशिप। तो परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, मेच्योर रिलेशनशिप होता है। तो मेच्योर रिलेशनशिप हमारा बन जाए, इस चीज़ पर हमारा फोकस होना चाहिए। परफेक्ट तो कभी बन नहीं सकता। तो क्या सिम्टम्स है मैच्योर रिलेशनशिप के? मैच्योर रिलेशनशिप की, जैसे मैंने कहा कि ये जो एजुकेशन है एक दूसरे के बिहेवियर को लेके, एक दूसरे के तौर तरीकों को लेकर, ये सब हम में आ जाए, एक दूसरे को हम थोड़ा ज़्यादा जानने लग जाएँ, ज़्यादा अडेप्टेबल बन जाएँ, थोड़ा कंपेशनेट हो जाए, थोड़ा पेशेंस आ जाए, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़े इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, ये सब चीज़ें जब हम में होगी तो ज़ाहिर तौर पर हम ज़्यादा अच्छा टैकल करेंगे उस रिलेशनशिप को। क्योंकि आप आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को उसके वर्स्ट में देख रहे होते हो, जब वो सबसे गंदा दिख रहा होता है। बाहर तो दुनिया के सामने तो रेडी शेडी होके जा रहा है, आपके सामने 24/7 वो जो चार्म है वो मेंटेन नहीं कर सकता। राइट। तो वहाँ पर तो आपका रिलेशनशिप, वो जो स्पार्क है वो बहुत जल्दी डाइल्यूट होगी। मतलब बाहर अगर आपने किसी लड़की से अफेयर कर लिया या लड़के से कर लिया, तो उसे तो आप हमेशा अच्छे से ही देख रहे हो, तो वहाँ पर तो वो स्पार्क ज़्यादा लंबे टाइम चलेगी। बट घर में तो बहुत टफ है। ये भी एजुकेशन है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप में सैचुरेशन, और वो आता ही है कि एक टाइम के बाद सैचुरेशन आएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार अब वो बात नहीं रही। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो होगा ही, और ये कहीं पर भी होगा। तो ये बिल्कुल इस बात के साइन नहीं है कि अब आप दूसरा रिलेशनशिप बना लो या कहीं और जाके कुछ और कर लो। तो मेरे ख्याल से मैच्योर रिलेशनशिप का मतलब यही है कि आपको अपनी ज़रूरतें और ज़रूरी चीज़ों का ख्याल है। यानी कि हर एक स्टेज पे, जैसे जैसे रिश्ता अलग अलग स्टेज से गुजर रहा है, उस स्टेज पे एक्सेप्टेंस ला करके जो अडेप्ट करना है वो अडेप्टेबिलिटी इंसान ले ले। हाँ, जैसे मैं अक्सर मैस्लो का जो हायरार्की है उसकी बात मैं कई बार करता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले वो रोटी कपड़ा मकान वाली बात है कि एक इंसान को सबसे पहले वो चाहिए। जब वो मिल गया तो उसे एक सिक्योरिटी चाहिए, तो वो जॉब ढूंढ रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब वो मिल गया तो वो लव एंड बिलोंगिंग वाले सेगमेंट पे आ गया कि उससे कोई उसका प्यार करे, उसकी केयर करे, उसकी चिंता करे, वो चाहिए। जब वो भी हो जाता है, वो शादी कर लेता है, वाइफ है, सब वेल टू डू, सब बढ़िया चल रहा है, फिर वो अपने काम पर फोकस करता है ना। फिर वो अगर वाइफ को टाइम कम दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो पारिवारिक व्यवस्था बस ठीक से चलती रहे, इस बात का वो ख्याल रखता है, और वो अपने ड्रीम्स को
अचीव करने में लगा रहता है, उसे बड़ा घर लेनी है, बड़ी गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, ट्रैवल, ये वो सब कुछ, तो उस टाइम वो अपनी वाइफ को उतना प्यार नहीं करता है जितना उसने इनिशियल डेज में किया होगा जब वो कर रहा है। और जब वो खूब पैसा भी कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो फिर उसे ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, अब मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ, अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अब मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मुझे बच्चों के साथ रहना है, मुझे सोशल काम करना है, चैरिटी करनी है, ये सारे काम करना है। तो इस पूरे हायरार्की में एक बात यह है कि जब भी आप ऊपर वाले पायदान पर जाते हैं तो नीचे वाले का इंपॉर्टेंस बहुत ड्रॉप हो जाता है। द मोमेंट यू अपग्रेड योर सेल्फ द लोअर ड्रॉप्स इट सेल्फ, अपने आप कम हो जाता है। तो आपकी रिलेशनशिप जब एक व्यक्ति के साथ बन गई और वो वाला आपका एंगल फुलफिल हो गया, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर लो, उधर ही मत बैठे रहो जीवन भर, जिंदगी भर प्यार ही ढूंढ रहे हैं कि यार अभी कम हो गया तो अभी बाहर से ले आऊँ। मतलब वो थर्ड वाला जो फेज है उससे फोर्थ और फिफ्थ में जा ही नहीं रहे कि हर चीज़ की एक समय है कि यार ये चीज़ फुलफिल हो गया, लाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ है, सब कुछ है, तो अभी आगे बढ़ो, अभी आगे के डायमेंशन फुलफिल करना है। मैंने देखा है कि 50, 55, 60 की उम्र में भी लोग रिलेशनशिप के लिए रो रहे हैं, जबकि उम्र के साथ आपकी ज़रूरतें कम होती चली जानी चाहिए और आपको जो ऊपर के पायदान है वहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए। पर 50-55 में भी अगर आप रिलेशनशिप के लिए पागल हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ झगड़ रहे हैं, तो फिर जीवन जीने के जो डायनामिक्स है वो फिर कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, वो हमने सीखे नहीं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वाला अगर आपको एक अच्छा ठीक ठाक पार्टनर मिल गया जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे 50 से 70% खरा उतर रहा है, तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, उसका हाथ पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ, फिर ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग लगाना नहीं चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन का क्या रोल है? कई बार सो मेनी एक्सपेक्टेशंस वी हैव इन अवर रिलेशनशिप्स एंड द बिगेस्ट इशू इज़ दैट यू एक्सपेक्ट समथिंग एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट मेट, तो उस समय पे डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो हाउ टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू फाइंड दैट कि मेरी एक्सपेक्टेशन राइट है, जो पार्टनर से वैलिड एक्सपेक्टेशन है, या मेरी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक और इनवैलिड कहीं ना कहीं है, तो ये कैसे मैनेज करे इंसान एक्सपेक्टेशन को? दरअसल एक्सपेक्टेशन ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो एक वीड है, वो एक बीज है, तुम कहीं बो रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन जो है वो वीड्स है, वो चारा है जो अपने आप उग जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी खेत के अंदर जो चीज़ हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो भरपूर मात्रा में है, तो फिर वहाँ चारा कितना है मैटर नहीं करता, हम खुश हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप अच्छे से प्रॉपरली नर्चर हो रहा है और वो ग्रो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन मैनेजेबल होती है, वो मैनेज की जा सकती है। बट अगर रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट हो जाए एक जगह जाकर और एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहे, वो खेत हो जाता है जहाँ पर कल्टीवेट कर दिया जाता है, जिसमें इंतजार नहीं किया जाता कि प्रोडक्शन आएगा और हम इसको निकालेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में तब बढ़ा सकते हो जब आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी भी इनहैंस हो रही है, वो उसमें भी आप नर्चर कर रहे हो या उसकी क्वालिटी पर भी काम हो रहा है। रिलेशनशिप जाके एक समय पर रुक गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं पोटेंशियल, और एक्सपेक्टेशन हर दिन बढ़ रही है, तो वो एक्सपेक्टेशन किसी भी तरह की है तो वो बुरी ही है, ये अब हमको समझना चाहिए। हाँ, और जैसे मैं यूजुअली कहता हूँ कि जब भी हम इनिशियल फेज़ में किसी इंसान को मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, ये होता है। तो ऐसा लगता है कि यार मुझे जो जितना चाहिए था ये बिल्कुल उतना ही है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, 100%। और जब आपकी इमोशनल नीड्स बदलती है तो वो व्यक्ति जो 100 पे था वो 90 पे आता है, 80 पे आता है, 70, 60, 50 ऐसे आता है, वो ड्रॉप होता है। उस दौरान आपको दूसरे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 100 लग रहे होंगे, जो उस समय आपकी इमोशनल उस नीड को ज़्यादा अच्छा फुलफिल करेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ के कंपेयर में। ये होता है लोगों के साथ। तो एज ए एक्सपर्ट मैंने एक बात समझी कि 100 इज़ अ मिथ, वो सिर्फ उस ग्लोरियस फेज में दिखता है। दरअसल दुनिया में हर रिलेशनशिप 50 से 70 में ही है जो चल रहा है। और रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप को 50 से भी कम रेट कर रहे हो तो फिर शायद वो रिलेशन आपके लिए नहीं है। फिर आप सोच सकते हो वहाँ से कि मुझे यहाँ रहना है या बाहर जाना है। बाहर भी तभी जाना है जब आपका दूसरा ऑप्शन हो, नहीं तो फिर उधर ही रहना है, चाहे वो 20 क्यों ना हो। और 50 से 70 पर है तो जाहिर है कि वो 50 पे है, 60 पे है, तो बाकी जो 30-40% एक्सपेक्टेशन तो मीट हो नहीं पा रही है, तो वो तो होगा, बट फिर भी वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हाँ, आई थिंक, और कई बार एक दूसरे की पूरक बनना भी ज़रूरी है इसमें। सपोज़ कि हो सकता है कि किसी दिन मैं 30 पे हूँ, राइट, तो मेरा पार्टनर 70 कवर कर ले, और किसी दिन वो अगर 70 पे है, वो अगर 30 पे है, तो मैं शायद अपना 70 कर लूँ, और जिस दिन दोनों ही नहीं है उस दिन
अवॉइड करें। हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनल नीड्स बदलती हैं इंसान की। राइट। जैसे एक वाइफ है, एक लेडी है, वो अपने ससुराल में जाती है तो उसे अपनी सासू माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, पर जब उसको बच्चा होता है तो वो सासू माँ अच्छी लगने लगती, क्योंकि वो उसे रख लेती है, उसका ध्यान रख लेती है, वो उसकी केयर कर लेती है, राइट। है ना, तो उसका हाथ बढ़ जाता है। तो इमोशनल नीड बदल गई ना, अभी उसकी नीड ये हो गई है कि कोई ऐसा इंसान हो जो उस बच्चे को रखने में मेरी मदद कर दे, तो वहाँ पे सासू माँ अच्छी हो जाती है। तो वही है कि इमोशनल नीड फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए कोई भी इंसान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या कोई भी इंसान अकेला ही काफ़ी है, ये बहुत बड़ा गलती है जो लोग कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान ही काफ़ी मेरे लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं दुनिया में। नहीं, कई बार आपके इन-लॉज जो हैं वो भी आपकी इमोशनल नीड बन जाएंगे कि ये है तो अच्छा है। जब आपके हस्बैंड जो है वो अप टू दिमाग नहीं चल रहे और इन-लॉज आपको कहेंगे बेटा ठीक है हम उसको समझा रहे हैं, गधा है वो, तो आपको उन्हीं के साथ बैठ के अच्छा लगेगा। तो इमोशनल नीड्स में फ्लक्चुएशन होंगे, तो वो हर दिन कभी आपको सामने वाला अच्छा लग रहा है, कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर रहा है, बट दिस इज़ द गेम, ये ऐसा ही चलेगा, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बाहर जाके दूसरा इंसान ढूंढना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अवेयरनेस ला करके खुद को इवॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल। नाइस। सो एक हम बात कर रहे थे, जब आप एक कंसेप्ट बता रहे थे कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लवर क्या कंसेप्ट है ये? तुमने तो शायद पेज भी चालू किया था इस पे हाँ। शुरुआती दिनों में, तो क्या चीज़ है ये? दरअसल मैंने जो उसी कॉलेज टाइम पर जब मुझे ये आइडिया आया था, तो उस टाइम पर हमारे इंदौर की कंपनी थी विटीफीड। अभी शार्क टैंक पे भी आए थे। हाँ शार्क टैंक में आए थे, तो जो परवीन सिंगल, जो परवीन भैया हैं, उनसे मैं मिलने गया था। तो विटीफीड उस समय दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंटेंट वेबसाइट थी। तो उनसे मैं मिलने गया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और उनको मैंने जोश टॉक के इवेंट में देखा था, और मैंने रिक्वेस्ट कर लिया था कि मुझे आपका समय मिलेगा क्या 1-2 मिनट, क्योंकि खूब सारी किताबें पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें यह है कि एक्सपर्ट लोगों के साथ 2-5 मिनट में मिल जाए तो ले लिया करो, उस चाहे कोई सवाल ना हो तो भी जाके बैठ जाओ। तो उनके पास मैं गया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, तो आप बताइए मतलब मैं सही जा रहा हूँ या मुझे कोई इनपुट आप देना चाहें। तो उन्होंने कहा था कि अभी से ही सोशल मीडिया चालू कर दो, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम को टारगेट करो। तो फिर मैंने एक पेज बनाया, तो मुझे लगा कि पेज का टाइटल क्या रखना है। तो उस समय मेरी सोच ये थी कि रिलेशनशिप जब 2 लोगों के बीच में होता है, तो एक कपल वो होता है जो जिनके बीच में सच में प्यार है, और एक कपल वो होता है जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए था। अच्छा। तो जिनको सच में प्यार है वो लवर्स वर्सेस GFBF वर्सेस लवर्स, वो टाइटल था उस पेज का। ओके तो ओके। बस उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हर इंसान जो एक कपल बन के घूम रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो लवर्स हैं, राइट। तो कुछ कई लोग बार तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। देखा देखी में भी, क्योंकि पीयर प्रेशर में भी तो कई बार तो Obviously, रिश्ते में आप आते हैं लोग। दुनिया के किसी भी क्लासरूम में जाके एक लड़का या लड़की का मुझे नहीं पता, लड़के का ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि अगर हम जाके बैठे हैं तो पहले ही दिन 4 लड़कियां मार्क हो जाएगी, ये सही लग रही है, ये सही है, ये सही है, सही है ना। अब ये चारों सही लग रही है यार, इसमें से किसी को एक को सेट करना है। तो वहाँ से ही हमारी जो साइकोलॉजी है वो उस डायरेक्शन में हरकत करना शुरू कर देती है। अब उस टाइम पर हम उनकी पर्सनालिटी टाइप या उनके ट्रेट्स को नहीं देख रहे हैं, हमने तो उनको देखा है कि बस उनकी एक खूबसूरती फिजिकल कैसी अट्रैक्शन है, हाँ, इन्फैचुएशन है बिल्कुल। बस। तो हमने बाहर से दिख रही, अच्छी लग रही, अपने लायक है, तो हमने उसको चेज़ करना शुरू कर दिया। अब चेज़ कर रहे हैं, हमने उसको प्रपोज कर दिया, बात बन गई, डेट करना शुरू कर दिया है, गर्लफ्रेंड हो गई है। यहाँ तक प्यार का आता पता नहीं है, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हो गए। और कई बार 6-8 महीना साल भर चला, वो प्यार जो चाह रहे थे वो पनपा नहीं, बट वो रिलेशनशिप जो है वहाँ पर दूसरे इश्यूज आ गए, तो ब्रेकअप हो गया। तो वो दे वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे वर नॉट लवर्स। तो ये जो आजकल एक और नया टर्म चला है रिलेशनशिप के साथ में, सिचुएशनशिप, ठीक है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इज इट हाइजेनिक फॉर द फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप्स, और इट इज अनहाइजेनिक प्रैक्टिस, और व्हाट इट इज? सर एक ऐसा है ना कि एक बिस्लरी है, एक बिल्सेरी है, मतलब एक ही चीज़ है, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बन गई है ना। Right. थोड़ा वैसा टाइम मुझे लगता है कि सिचुएशनशिप सिर्फ ये कि मान लीजिए मैं मैरिड हूँ और मुझे कोई ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बन गया जो अनमैरिड है, तो वो जानती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा रिलेशन तब तक का है जब तक तेरी शादी ना हो। या फिर कि हम दोनों ही रिलेशनशिप में है, पर हम दोनों जानते हैं कि हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ के जो नॉर्म्स है वो मैच नहीं करते और प्रॉब्लम आएगी। तो हमने सोच लिया ठीक है यार, शादी बात की बात में देखी जाएगी, अभी तो साथ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज होना शुरू हुआ, ये तो बरसों से हो रहा है, बस आज हमने उसको एक नाम दे दिया। अच्छा हाँ, जी। वो कुछ नया नहीं है। सिचुएशनशिप
ऐसा है एक कि नया टर्म आ गया है, राइट? हाँ, लोगों ने अब मान लीजिए कि दो लोग मैरिड हैं तो उन्होंने कह दिया कि हमारे बीच में रिलेशनशिप रहे तो गा, पर सिर्फ ऐसा इन आवर्स में, उसके अलावा हम कई नहीं बार एक जानते एक लेबल दूसरे मिल जाता है तो इंसान को शायद अपनी गिल्ट को मैनेज करने में आसानी हो Exactly. जाती है, एक लेबल मिल सिर्फ गया। लोगों ने एक ऐसा नाम ढूंढ लिया है जहाँ पर उनके काम आसान हो जाए, जहाँ उनको बस ये ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक ऐसा सिचुएशनशिप में तो दुनिया ही है यार, अपन क्यों नहीं आ सकते। राइट, तो एक लेबल मिल गया है जिस हाँ, लेबल को वो डाल सकते बस हैं, हमने वो because नाम दे दिया। दो लोग अगर रिश्ते में हैं तो उसका नाम देना बहुत जरूरी है। हाँ जब तक नाम नहीं मिल रहा तब तक देयर विल बी गिल्ट हाँ, एसोसिएटेड बिल्कुल, विद इट, बट बिल्कुल। वंस यू लेबल इट देन दे विल फील कंफर्टेबल अबाउट इट। हाँ एग्जैक्टली। और फिर वो मान लीजिए गलती से अगर वो एक्सपोज हो गया कि अगर आपके पार्टनर को पता लग गया कि आप ऐसे किसी अफेयर में हैं बाहर, तो आप वहाँ ये कह के शायद उसको समझा देंगे कि यार मैं उसे प्यार नहीं करता, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। राइट, ठीक है, ये वही है कि हमने अपने आप को इतनी आज़ादी दे दी है कि हम अपनी गलतियों को गलतियाँ भी नहीं समझते। ब्यूटीफुल। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप एंड टू व्हाट एक्सटेंट फॉरगिवनेस रहनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस तो एक ह्यूमन एलिमेंट है जो ना सिर्फ एक रिलेशनशिप में, पर वो दुनिया में हर जगह ही होना चाहिए, पर एक एक्सटेंट तक। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर गलतियां हो रही है और अगर आप उसे सहते चले जाएं तो ज़रूरत से ज़्यादा सह लेना भी उस रिलेशनशिप को बहुत बुरा बना देता है, और एक पॉइंट पर आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है कि मैंने पहले कोई डिसीजन क्यों नहीं ले लिया, मैंने क्यों इस इंसान को इतना माफ़ कर दिया। जैसे कि कई सारे लोग रिलेशनशिप में जब झगड़ा कर रहे हैं तो वो गाली बक देते हैं, कई सारे लोग थोड़ा हाथ उठा देते हैं या कुछ उल्टी सीधी बात कह देते हैं, मतलब सामने वाले की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, बट बाद में सॉरी बोल दिया, ये बोल दिया, बोलते आइंदा ये नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है ओके, वो सब कुछ, तो वो बात आगे बढ़ गई। अब अगर हर बार ये होने लगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक पॉइंट पर आपको जाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि अगर आइंदा ये हुआ तो हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको सहते चले गए तो आपके लिए बहुत टॉक्सिक होने वाला है। तो एक इंसान मैनिपुलेट हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में। तो आज के ज़माने में हम किसी को ये सलाह तो नहीं दे सकते कि आप ज़िंदगी भर मैनिपुलेट होते रहो। तो सहना या माफ़ कर देना बहुत अच्छी एलिमेंट है, पर एक पॉइंट पे जाकर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। रिपीट तो नहीं हो रहा सेम पैटर्न। अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ होने लग जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर वाइफ कह रही है कि मेरे हस्बैंड जो है, सॉरी उनके ज़ुबान पे ही होता है, कुछ भी होता है सॉरी गलती हो गई अब नहीं करूँगा, और वो अपने आप को कभी बदलता ही नहीं। तो कई लोग इस तरह का बिहेवियर भी बना लेते हैं कि ऐसा नहीं कि हम गलती मान नहीं रहे, ऐसा नहीं कि मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, बस आगे से नहीं करूँगा, और फिर कर लेते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं। दैट इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो हो गया। वो ये भी कहने की नहीं रही कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर ये सॉरी नहीं बोलता है, या फिर ये सबमिट नहीं होता है, हाथ जोड़ के ऐसे चरणों में नहीं गिर जाता। वो तो गिर रहा है, पर हर बार गिर रहा है। राइट। जो कपल्स हैं अभी और किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, रिश्ता थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में है, तो क्या 3 चीज़ों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? एक तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि कॉमन इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़े एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। आमतौर पे जब कई लोगों का थोड़ा डाइल्यूशन होता है या रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पार्क ख़त्म होता है, तो हम कहते हैं कि आप कॉमन इंटरेस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करो। नंबर 1 हो सकता है कि वो वेब सीरीज़ वॉच करने को ही लेकर हो जाए। तो कई बार कॉमन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा जोड़ कर रखते हैं, वहाँ प्यार की भी ज़रूरत नहीं होती जब कॉमन इंटरेस्ट अच्छे होते हैं, तब भी आप एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहो। दूसरा, मुझे लगता है कि इमोशनल मैच्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई आउट ऑफ सेंटिमेंट तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे जो एक टाइम के बाद हमको ही बुरा लग जाए, या फिर शायद वो हमारी नासमझी की वजह से हो रहा है। तो इमोशनली अगर हम इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर भी खुद को देख के थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। और तीसरा कि किसी भी रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस और इनकन्वीनियंस होता है, तो ये मान लेना कि इस रिलेशनशिप में तो दिक्कत ही है, इस बात में कोई वादा नहीं है, क्योंकि दिक्कतें तो होती ही है। रिलेशनशिप्स इनकन्वीनियंस और सेक्रीफाइसेस के साथ ही आते हैं। तो अगर आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या इनकन्वीनियंस आ रहा है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वो कहीं पर भी आएगा। तो अगर वैसा भी कुछ हो रहा है तो एक हद तक आपको उसको मैनेज करना चाहिए। तो क्योंकि इसमें मैं कुछ भी लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग ये सब नहीं बोलने वाला हूँ, राइट, क्योंकि वो सब हो चुका होता है, वो सब खत्म है। Right. ज़्यादा मैच्योरिटी और ज़्यादा समझ की ज़रूरत है
Lovely. So because it was very insightful, so let's move to the rapid fire now. So now we will be firing some rapid things to you. So let's go for it. Free time में Netflix or reading a book? रीडिंग सर, ऑलवेज। Singing in the shower or guitar in front of air? ना सिंगिंग ऑलवेज। Morning meditation or evening dance party? मॉर्निंग मेडिटेशन। Affirmation or journaling? जर्नलिंग। Walking in nature or skipping like a carefree child? वॉकिंग इन नेचर। Romantic dinner or adventures outside door? एडवेंचर्स आउटसाइड। Long walks on the beach or cozy movie nights at home? मूवी नाइट्स। Surprise gift, expensive gift or heartfelt handwritten letters? लेटर्स ऑफ कोर्स। So what is your favorite technique for helping couples improve their emotional connection? कॉमन इंटरेस्ट इज अ वे टू गो ऑलवेज। What is the funniest relationship advice you have ever heard that made you do a double take? मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि मैं सर दोनों को ही बराबर प्यार करता हूँ। इस टाइप की चीज़ मेरे पास आई जो थोड़ी मुझे वियर्ड लगी। दोनों को बराबर। हाँ, और मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता, और मैंने कहा कि ठीक है दोनों को चलाओ। कुछ लोग कर रहे भी हैं यूट्यूब पे आजकल में, कुछ वीडियो आते हैं, कुछ आई थिंक कोई यूट्यूबर्स है जो दो के साथ में रह रहा है एक्चुअली। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लगता है कि लोगों में है? उम्र के साथ सीख जाएगा। कोई डीएम पे सबसे ज़्यादा फनी किसी ने कुछ सवाल पूछा हो इंस्टाग्राम पे? ऐसे तो कई सारे लड़कियों की उल्टे सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं या कुछ कुछ पूछती रहती है, पर मतलब ऐसा कि सर अभी भी कोई चांस है क्या शादी होगी फिर भी? अभी शादी होगी फिर भी कोई चांस है क्या? लवली। सोलो ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग विद फैमिली? ट्रैवलिंग विद द फैमिली। Any book that you would like to recommend on relationship? फाइल लव लैंग्वेज। And one last advice that you would like to give people who are in love and who want to continue the relation to be in glorious phase? मैं चाहूँगा कि कपल एजुकेशन को लेते रहिए और ज़िंदगी भर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू विद वन सिंगल पर्सन। तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढने से अच्छा एक ही इंसान के अंदर खूब सारी चीज़ें हम ढूंढ लें और उसके साथ खुश रहें।